अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं और आज सबसे अहम खबर ये मुल्क भर की वो ये कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए और मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म हैं और 16वें कायद ऐवान हैं जो कि मुंतखब हुए हैं। तमाम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में अपने जो इत्तेहादी रहनुमा हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बग़ैर उसके मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो गवर्नमेंट बनाती। और ये तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के इश्तराक से जो है हुकूमत बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं उन सब ने भी वज़ीर आज़म को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इसी तरह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएगी और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब की ज़िम्मेदारी है और दुआ है कि हुकूमत वतन अज़ीज़ को मुसलसल देरीना मसाइल है उनकी दलदल से निकाले। दुआ की है, अब दवा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब हम देखेंगे भी इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा आने वाले वक्त में बेहतरी आए। इसी उम्मीद पर जो है वो हम तो हमेशा बात करते रहे कि इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। इसके साथ साथ तुर्किया के सदर ने भी जो है वो तैयब उर्दवान जो है उन्होंने भी नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले और खुशहाली की राह पर हो और इसमें अगर तुर्की से जो भी मदद दरकार होगी ताउन को बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन जो ताल्लुकात हैं और जो आने वाले दिनों में और मुआहदे होने हैं उनमें बेहतरी आ सके और ज़्यादा जो है वो कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी बहुत जल्द दोनों सूबों की सरहदों पर कानून शिकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ भी मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तेफाक किया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये इत्तेफाक नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती के दरमियान जो है ये मुलाकात हुई और वहाँ पर इस पर इत्तेफाक किया गया कि जो भी गैर कानूनी रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनसे जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जा सके। उसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ने मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी और उन्होंने हलफ लेने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मज़ार कायद पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर आकर हाज़िरी भी दी है। इसके अलावा सिंध में आइंदा तालीमी सेशन में दरसी किताब के बहरान का खदशा पैदा हो गया। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो है ना पब्लिशर्स की तरफ अभी तक ना उनको ऑर्डर्स मिले हैं, ना ही जो है वो प्रिंटिंग पे गए हैं। अगर अभी वो प्रिंटिंग पे नहीं जाते तो फिर आगे आने वाला जो सेशन है जो कि अप्रैल के बाद चेंज हो जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकेंगी, क्योंकि जो किताबें हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं हो सकी हैं। सरकारी स्कूलों में जो है मुफ्त दरसी किताब दी जाती हैं और उसके जो टेंडर हैं उसकी कागज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो बजट रखा गया था उस बजट के अंदर ये किताबें पब्लिश नहीं हो सकती। तो इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा 6 माह में सिंध के सरकारी स्कूलों के जो तलबा हैं उनको जो किताबें वो मैसर नहीं आ सकेंगी और यकीनन सेशन जो है वो भी लेट हो जाता है और अगर स्टार्ट भी जाएगा तो जब बच्चों के पास किताबें ही नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगे क्या। इसके साथ साथ महकमा जंगली हयात सिंध ने साल 2023 और 24 की जो सालाना परिंदा शुमारी रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और इसके मुताबिक ये जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक मुख्तलिफ आबगाहों पर दुनिया के सर्द मकामात से आने वाले जो पैमान परिंदे हैं उनकी तादाद पिछले साल से 26,000 ज़्यादा रही जो माइग्रेट करके परिंदे आए। और इन परिंदों को जो है 9 इकसाम थी, इनमें जो ऐसी थी जो बहुत बरसों के बाद देखने में आई हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एनुअल वाटर फॉल सेंसस जो है परिंदा शुमारी मुकम्मल करने के बाद इसकी बाकायदा रिपोर्ट जारी की है। और ये भी एक अच्छी बात है कि मुख्तलिफ आबगाहों गुजरगाहों से जो है ना वो आने वाले परिंदों की मुकम्मल तादाद 6,40,000 के करीब 6,40,000 के करीब पहुँच गई। इसके अलावा शहर कायद में होने वाली ख़वातीन की 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। सिंध ट्रैक एंड फील्ड की जो है नेमत ने ये रेस जीती है। इसके अलावा PSL का भी जिक्र होगा, कराची वर्सेस मुल्तान और कराची किंग्स को मुल्तान ने शिकस्त दी। उसके अलावा खासा मौसम ठंडा है, शहर भर में सर्दी का राज है और जो हवाएं हैं वो खुश चल रही हैं, ठंडी चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और जो दर्जा हरारत है कम से कम वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची में पहुंच गया है, जो कि कराची वालों के लिए जो है ना वो बड़ा ठंडा तरीन मौसम होता है। तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है जनाब।
तो मौसम को भी साथ साथ एंजॉय करेंगे, हमारे मेहमानों को भी जो है वो आपसे तारुफ करवाते हैं। हम मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप शुक्र ठीक हैं? मज़ाफ़ात में रहते हैं आप, तो वहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा सर्द मेरे होगा। गांव में तो इतनी ठंडक है कि क्या करूँ, इतनी हवाएं चल रही है। जी बिल्कुल, तो यक बस्ता हवाएं हैं, यख बस्ता और हवाएं सही मायनों में ये लफ्ज़ जो है ना वो सूट कर रहा है इस अब मौसम सूट के कर रहा है। ऊपर। लेकिन वैसे कराची में भी बड़ी यखबस्ता हवाएं थी, क्योंकि मैं गांव से जब मैं कराची आई हूँ तो काफ़ी ठंडक थी वहाँ जी बिल्कुल, हमने आपसे लिया है थोड़ा सा मुस्तार मौसम, तो उसके नतीजे में हमारा मौसम भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, बाकी मूड सारे हो मौसम जैसा में खुद वैसा अच्छे मंजर लगते होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता हैं। है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हैं जावेद भाई आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ऑल गुड। बिल्कुल आपने मौसम को एंजॉय किया? नहीं, ठंड में आप तो एंजॉय करते हैं कि आपको गर्मी पसंद है? कौन सा मौसम पसंद है? नॉर्मल मौसम हो, बहुत शदीद गर्मी ना हो और शदीद सर्दी नहीं हो, तो बस नॉर्मल ठीक है। हाँ, वैसे कराची वालों को आदत भी नहीं है ना इतनी ठंड। और ये वो आयमा ने उस दिन बीपर में कहा था ना कि अम्मी ने सारे कपड़े अंदर रख दिए। मुझे भी वही याद आ रहा था। मुझे भी आयमा खान को मिलाओ यार, वो बातें बड़ी अच्छी करती है। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज उन्होंने छुट्टी ली है। अच्छा, तो उसकी जगह सबा परवेज जो है हमें सुबह से मौसम की अपडेट्स दे रही हैं। सही। तो मौसम वाकई काफ़ी सर्द हुआ हुआ है, और लेकिन ये कराची का बड़ा ये मसला है, मौसम सारे कपड़े स्टोर में घुसाएं बैगों में डाल डाल के, और ना उनको निकालना एक मुश्किल काम हो नहीं जाता है। ये 45 साल के बाद ये सर्दी जो है ये कराची में मार्च के महीने में इतनी महसूस की जा रही है, वरना इससे पहले जो है वो 1979 में जो है ये सर्दी इस नौयत की आई थी कि मार्च में इतनी गर्म सर्द सुबह दोपहर भी आई, सर्द तरीन दोपहर अगर मार्च की 2 मार्च को ली गई तो वो यही थी कि जनाब 1979 में ऐसी एक दोपहर आई थी कि जब दर्जा हरारत जो है वो इतना नीचे गिर गया था। सही। और ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1979 में एक रात को गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं टूटा, 10 तक तो हम जा चुके हैं। लेकिन ये है कि मौसम सर्द नहीं, सर्द तरीन हो चुका है, और मार्च में जो है वो सर्दी का मार्च जारी है। सर्दी का मार्च जारी, मैं तो कह रही हूँ थोड़ा अच्छा है, कंटिन्यू रहे, क्योंकि आगे फिर आप नहीं, देखते अब हैं बस ये 2 दिन की बात थी, अब उसके बाद जो है आप तैयार हो जाएं कराची के। रमज़ान भी है तो रमज़ान में क्योंकि गर्मी फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, नहीं मार्च में तो आपको पता है यहाँ गर्म मौसम होता है, वाकई रमज़ान भी है। तो अब 2 दिन का कहा था महकमा मौसमियात ने, 2 दिन हो गए हैं। चले, अच्छा है मौसम के साथ साथ। लेकिन हमने मौसम की तब्दीलियों की जहाँ पर हम बात करें, वहाँ पर हमारे सामने एक रिपोर्ट ये भी है कि जो महकमा जंगली हयात है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा है कि जो परिंदे हैं उसमें ऐसे माइग्रेट करके आए हैं और उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से 9 ऐसी इकसाम भी उसमें पाई गई हैं जो कि काफ़ी वर्षों के बाद देखी गई हैं। और परिंदों की जो तादाद है जो माइग्रेट करके आई वो 6,40,000 के करीब है। तो जावेद इकबाल साहब, एक अच्छी चीज़ है कि चले। मेरा एक थोड़ा सा हज़राए मजाक भी है कि क्या वो गिनते कैसे हैं, कितने आ गए, 24,000 हो गए, 6 लाख हो गए। अच्छा, यहाँ से चले परिंदे आ रहे हैं, शुक्र है कोई आ तो रहा है, वरना तो सुना है पाकिस्तानी तो बाहर जा रहे हैं ज़्यादातर। तो लेकिन मुझे हैरत होती है गिनते कैसे हैं कि 24,000 हो गए, 23,000 हो गए, अब टोटल पूरे साल में 6 लाख हो गए। ये कहीं हमें बनाते तो नहीं कुछ करते होंगे। बेसिकली ये जो गिने जाते हैं ये सतह आप पर बैठे हुए पड़ जाते हैं, और वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने रकबे के ऊपर अगर परिंदे जो बैठे हुए हैं ये इतने हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक जो है फिर इनका तादाद का अंदाज़ा है। ये अंदाज़ा होता है, ये एग्जैक्ट फिगर तो ज़ाहिर नहीं हो सकती। और परिंदे को गिनना तो वैसे भी बहुत मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि पहले भी पीटीवी में सुनता रहे, पीटीवी में मिर्ज़ा साहब थे, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, तो वो अक्सर ऐसी खबरें देते साइबेरिया से परिंदे आ गए, सर्दी में यहाँ जाते हैं, लेकिन कभी तादाद नहीं बताई थी उन्होंने। अब पहली बार तादाद सुन रहा हूँ तो मुझे हैरत हो रही है, तादाद तो उन्होंने कभी नहीं बताई, तो इन्होंने तादाद बताना शुरू कर दी। अब जदीद दौर है, कुछ ना कुछ करते ही होंगे, अभी तो वही बताएंगे कैसे करते हैं, उनका काम है। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो कुछ अरसे से मैंने देखा है कि जो ये नए कंजर्वेटर हैं, इनके आने के बाद मैंने इस ज़मीन में थोड़ा सा काम होते हुए भी देखा है। वरना माजी में तो ये सिर्फ इसलिए होता था कि जनाब फलां शिकार का लाइसेंस दे दें, फलां शिकार का लाइसेंस दे दें, और हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी जो चरागाहें हैं वो शिकारगाहों में तब्दील थी, और जिस तरह से हमारे यहाँ गैर मुल्की मेहमान आकर जो है वो शिकार खेला करते थे, तो सिर्फ इस हद तक हमें वाइल्ड लाइफ पता चलती थी। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट थोड़ा सा मैंने देखा है कि काम भी कर रहा है, और कुछ इस नौयत की खबरें भी माजी में आपने देखी होंगी कि छापों वगैरह का सिलसिला भी जो है इनकी तरफ से जारी हुआ है। इन्होंने जो है वो गैर कानूनी जो परिंदों की, और इवन वो जंगली हयात जिसको घरों में नहीं रखा जा सकता, उसके हवाले से भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। और अगर साइबेरियन परिंदे आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो साथ साथ साइबेरियन हवाएं भी ला रहे हैं, तो इसलिए कराची का मौसम जो है वो सर्द से सर्द तरीन होता चला जा रहा है, वो भी इन दिनों में। चले, हवाएं तो अच्छा है, कोयटा वालों की बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं जो कि कराची आ रही हैं, मौसम को अच्छा कर रही हैं। साथ साथ जो है सियासी मौसम पर और मंजरनामे पर भी नज़र डालते हैं।
बहुत गर्म है और शहबाज शरीफ साहब नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, तो कैसे देख रहे हैं आप? एक्सपेक्टेड तो था जावेद इकबाल साहब कि ये होगा, अब क्या उम्मीदें, क्या जो है ना एक्शन प्लान होने चाहिए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो देखिए उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हैं और पिछले 16 महीने उन्होंने वज़ारत उज़्मा की गुजारी थी, उससे ज़्यादा और मुश्किल हो, क्योंकि अभी फिर आपको IMF में जाना पड़ेगा। कर्ज़ की वापसी के लिए हम कर्ज़ लेते हैं, अक्सर यही होता है, कर्ज़ वापस करने के लिए हमें कर्ज़ लेना है, तो उन्हें जाना है। और उससे पहले मुल्क के हालात जो हैं, ऐसा ना हो कि बेचैनी फैले, या अपोजिशन तो जैसे PTI है वो तो करेगी, क्योंकि उसने ऐलान भी कर दिया, जैसे KPK में ऐलान कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो 9 मई वाले केसेस हैं वो वापस ले जाएं, जिसके सबूत नहीं है वो ख़त्म किए जाएं फ़ौरन। तो ये महाजराई का इसमें ख़तरा है कि कहीं इस KPK हुकूमत जो है फेडरल से कितना इसमें तसादम का ख़तरा है बिल्कुल। और यही चीज़ पंजाब में भी वो चाह रहे हैं कि वहाँ सही से एहतजाज करें, मुजाहरे हों और प्रोटेस्ट हो इस हवाले से, क्योंकि उनका मानना यही है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। धांधली का पहले दिन से ही उन्होंने बताया है कि धांधली हुई है जो इलेक्शन में, तो वो किस तरह मानने को तैयार नहीं है इस असम्बली को, इस ऐवान को और वज़ीर आज़म को कि वो जाली मैंडेट्स आएँ। तो ये उनका एतराज़ जो है वो मुश्किल पैदा करेगा मुल्क में जो एक इस्तेहकाम है उसमें। और आपको जब भी आप कहीं बाहर मुल्क जाएंगे तो आपके यहाँ इस्तेहकाम नहीं होगा, तो आपके यहाँ सरमायाकारी नहीं आएगी, सरमायाकारी नहीं आएगी तो मुल्क वैसी माली बहरान का शिकार है पिछले। और बल्कि मैं तो क्या, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पिछले मेरे ख्याल 4 दहाई से यही चल रहा है, तकरीबन 3-4 दहाई से ज़्यादा, कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी ये नहीं सुना कि मुल्क अच्छे दौर से गुजरा है या गुजर रहा है, अब ठीक हो गया। हमेशा नाजुक दौर, हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत परेशानी आ रही होती है। उन लोगों के होते हुए जो कि बहुत अरसा दराज से एक्सपीरियंस तरीन लोग हैं, जो कि बार बार हुकूमतों में रहते हैं, बार बार मुख्तलिफ ओहदों पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो हम बेहतरी नहीं आते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं महमूद साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब के मुंतखब होना यकीनन बतौर वज़ीर आज़म देखना क्या है, उनको पहले हम देख भी चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले दौर के चैलेंजेस क्या होंगे। और दूसरी बात ये कि जो बात जावेद भाई भी कर रहे हैं कि अब ये हमें इंतकामी सियासत, धांधली और इन चीज़ों से निकल के, क्योंकि फिर वही होगा कि आप एक हुकूमत आती है और 2.5-3 साल चलती है, उसे तोड़ दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता, तो जो डिलीवर करना भी चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो क्या इस पर करने की ज़रूरत है इस वक्त? पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बन रहा है, इस पर आप मेरी कमेंट कीजिएगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही थी, सवाल मैं आपके पास छोड़कर गई थी फ़हीम भाई, कि अब शहबाज शरीफ साहब एंड देन अगेन अगर यही सियासत चलती है इसी तरह तो बड़ा मुल्क के लिए और लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा आपने सवाल किया, उसके बाद ब्रेक पे चली गई और तो ब्रेक में आपने इतनी इधर उधर की बातें की, खाने की, इफ्तारी की, सहरी की, सब, और अब आप फिर मुझे से सवाल डाल रही हैं। तो सबसे पहले तो जी आपको नून में से शीन मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी का एक बहुत अहम मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब जो है वो एक मरहला बाकी रह गया है, वो है सदर का इंतखाब। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सदर के इंतखाब के लिए जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से इस वक्त पीपल्स पार्टी मूव कर रही है और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है इस वक्त उसने जो है इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और यहाँ मुराद अली शाह साहब ने उनके कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास परसों जमा तो करा दिए हैं। जो उनके मुकाबिल उम्मीदवार हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक नाम आ गया है इत्तेफाक से, महमूद खान चकजई साहब का। महमूद खान चकजई साहब वही हैं जिनके खिलाफ जो है वो बानी PTI बहुत खुल के बयानात देते रहे हैं और इस वक्त जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है बज़ाहिर उसके वो उम्मीदवार हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरा नाम है PTI का इस वक्त। तो इसमें जो ज़ाहिर है मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए कि आप मिलजुल कर मुफाहमत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो महमूद खान चकजई के घर पे जिस तरह का छापा पड़ा है ये कुछ अच्छा इससे मैसेज नहीं गया। मेरा ख्याल है कि जब आप किसी को कोई आपका सियासी मुखालिफ हो तो उसके ख़िलाफ़ जब इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तो उससे आवाम में भी एक बेचैनी फैलती है और फिर ज़ाहिर है सिस्टम पे से भी लोगों का एतमाद जो है वो कम होता है। तो जो भी इलेक्शन होना है, सदर का ज़ाहिर इंतखाब बहुत अहम होता है और सदर के साथ साथ जो है वो अभी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होना है और साथ साथ सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं। अभी सूबाई और वफाकी काबीनाज बननी है। तो काबीनाज, सॉरी मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया, उर्दू का मैंने काबीनाएँ बननी है। तो ये एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट इस वक्त वो है
हम कैबिनेट्स कह सकते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई जो है ना उर्दू के लफ्ज़ को इंग्लिश में प्लूरल करता है, तो मुझे इस वक्त खुद अपना कहाव अच्छा नहीं लगा। तो ये एक बड़ा अहम मरहला है इस वक्त, और इन सब से गुज़र के जब सारा कुछ एक जमहूरी हुकूमत का एक सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो बड़ा मुश्किल वक्त हमें नज़र आ रहा है आगे। जैसे अभी जावेद भी कह रहे थे कि अभी आपको IMF से डील करनी है, आपने उनसे जो कर्ज़ लिया है उसकी चौथी किस्त भी आपने लेनी है, उनकी बहुत सारी शराइत हैं आपने वो पूरी करनी है। मैं सरफराज बुगटी साहब को सुन रहा था परसों, जब उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली में ख़िताब किया तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, हम कब तक जो है वो कशकुल उठा के खड़े रहेंगे। तो ये बात ठीक भी है, रेवेन्यू बढ़ाना है आपको, लेकिन जिस तरह से अगर टैक्सेस लगा के आपने रेवेन्यू बढ़ाना है और आवाम को आपने मज़ीद निचोड़ना है, तो इससे जो है मुझे लगता है कि मज़ीद बेचैनी बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त भी एक तरफ तो आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आपके पास यूटिलिटीज़ का एक बहरान है, उसमें आप उसके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस उसे महंगे से महंगा किए चले जा रहे हैं। तो आवाम की बहुत ज़्यादा चीखें जो हैं वो PDM के दौर में निकल चुकी हैं, जो 16 माह की हुकूमत थी। अब अगर मज़ीद इस तरह की चीज़ें हुई तो आवाम बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा निगरान हुकूमत में जो है वो अक्टूबर में एक बिल में इजाफे के ख़िलाफ़ एक पूरे मुल्क में एक जो है वो एक बैक वक्त एक कैंपेन शुरू हो गई थी। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन एक कैंपेन ज़रूर हुई थी। तो इस नौइयत की चीज़ें मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज होंगी। मईशत ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और फिर एनवायरनमेंट जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज। ये 3 बड़े चैलेंजेस आने वाली हुकूमत को हैं। और शहबाज शरीफ साहब, लेकिन जैसे आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि वो एक पुराने सियासतदान हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो जिस तरह से अपनी वजारत आला के दौर में पंजाब को चलाते रहें, उस तरह एक बेहतर तरीके से वो मुल्क को चलाने में कामयाब हो जाएंगे। आवाम को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आवाम से मेरी मुराद जो है वो हमेशा 22 करोड़ आवाम होती है। तो चाहे वो सियासी अपना नुक्ता नज़र उनका कोई भी हो, किसी भी जानिब अपनी सियासी हमदर्दी रखते हों, लेकिन 22 करोड़ आवाम को जो उम्मीद है वो यही है कि आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा होगा। और दुआ करते हैं हम कि ऐसा ही हो, सियासतदान जो हैं वो आपस में मिल बैठ चलें आगे, मुफाहमत की सियासत हो। तो मुफाहमत की सियासत हमें यही नज़र आ रही है कि सदर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, वज़ीर आज़म जो हैं वो, लेकिन अब सवाल ये है कि ये मुफाहमत की सियासत कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि ये हमने देखा है कि माजी में कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो कोलैबोरेशन हमारी यहाँ सक्सेसफुल नज़र नहीं आती, बहुत ना मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो यही वाली बात कि सिस्टम को चलना चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए। तो जावेद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप PTI को तमाद में लेंगे, उसे ठंडा नहीं करेंगे। ठंडा करने से मुराद है उनके गिले शिकवे, उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं करेंगे। वो बहुत गुस्से में हैं PTI के लोग, क्योंकि 100 के करीब अपोजिशन बहुत मजबूत है इस बार, यानी कौमी असम्बली में आप अगर देखें तो वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है गैर मुस्तहकम होने की उम्मीद है। चीज़ों को ख़राब करना चाहेंगे, डिसेबिलिटी चाहेंगे, वो इस्तेहकाम ना हो मुल्क में। और देखिए उन्होंने करने में वो माहिर भी हैं, इसलिए कि वो मुख्तलिफ इशूज़ पर और चीज़ों पर वो करते रहे। चंद रोज़ पहले उन्होंने IMF तक को ख़त लिख दिया बानी PTI ने कि कर्ज़ ना दिए जाए, पाकिस्तान को इलेक्शन धांधली हुई है, पहले इनसे इलेक्शन के हवाले से बात की जाए। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो मुश्किल होंगी चीज़ों को ठीक करना। तो ज़रूरी है कि अगर हुकूमत वाकई में चाहती है, नई हुकूमत, कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे, तो PTI को एतमाद मिले, उनसे बात करे, उनको ऐसे ना छोड़े। अगर आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फिर इंतकामी सियासत शुरू करेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। और यही चलता आ रहा है, पिछले कई दहाइयों से यही चलता आ रहा है। हर जो भी हुकूमत में आता है वो अपोजिशन से इंतकाम लेता है कि तुमने मेरे साथ किया तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। ये चलता रहता है, कभी वो लेते हैं कभी ये लेते हैं। तो ये हल्का हाथ रख लें, हल्का हाथ रखेंगे तभी कुछ होगा, हल्का हाथ नहीं रखेंगे चीज़ें ख़राब होंगी। और पहले ख़राब ही होती रही, पिछले 16 महीने में ख़राब हुई। इससे पहले अगर कहते हैं कि PTI ने ख़राब किया, उनके साथ इंतकाम लिया या चोर चोर के नारे लगाए, तो अब वो कुछ मुतबादिल रास्ता निकालें, कुछ अफ़वाह तफ़हीम करें, मिल बैठ जाएं। तो अगर मुल्क को चलाना है तो PTI को आपने साथ लेके बैठना पड़ेगा। देखें बाकी 4-5 बड़ी जमातें तो चलें मिल गई हैं, बैठ गई हैं। अब PTI ने जाके महमूद अचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार खड़ा किया, तो वो चाह नहीं रहे ना। देखें फजल रहमान भी आपके अभी हुकूमत के साथ नहीं खड़े। कल वो निगाह कराची में थे, वहाँ पे फजल रहमान साहब, वो उन्होंने भी बयान दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, 2018 में भी इतनी धांधली नहीं हुई जितनी अब 2024 में हुई। तो एतराज़ जो है, इनको एतमाद में लेके बैठें सियासतदान सारे। देखिए मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए आप किसी को छोड़ देंगे तो फिर वो मुश्किल होगी आपके लिए। आपको सबको लेके चलना साथ, और यही बड़ेपन का मुजाहरा करना, दिल बड़ा करना है। तो ये
सबसे बड़ी बात ये कि हम कंसिडर IMF को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और करना भी पड़ता है ड्यू टू आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, लेकिन ओवरऑल दुनिया भर के जो ममालिक हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और जिनके साथ हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, वो भी जो है ना जब तक स्टेबिलिटी नहीं देखते तो उनको भी समझ नहीं आता कि करना क्या है और उनके साथ कैसे जो है ना वो रिलेशंस आगे रखे जाएं, या हम जो आगे आने वाले दिनों में मुआहदे होने हैं वो कैसे होंगे। जैसे हमने देखा कि मलेशिया के भी जब प्रोटॉन आ रहा था, बाकी दीगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, तो उस वक्त भी एक बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन थी, लेकिन बहरहाल उसको लाने में वो कामयाब हो गए। अभी टर्की जो है वो खासी नज़रें रख रहा है और आगे आइंदा आने वाले दिनों में मुआहदे भी हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना सिर्फ IMF बल्कि जो हमारे ममालिक हैं उनकी भी नज़रें। लेकिन हम शायद दोस्तियाँ ख़ित्ते में भी हैं, हमारी ख़ित्ते से बाहर भी हैं और अच्छी दोस्तियाँ हैं हमारी, लेकिन दोस्त ममालिक भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आप उनके लिए जो है लाइबिलिटीज़ बनते चले जाएं और वो आपको नवाजते चले जाएं। ऐसा नहीं होता। दुनिया भर जो है जितने भी ताल्लुकात होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मफाद के तहत होते हैं। जी। जो हमसे जुड़े मफादात हैं, अगर हम उनको पूरा करने में नाकाम रहेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। चीन ने हमारा जो कर्ज़ा है वो ओवर रूल किया है, इसी तरह से जो है वो अभी हमें सऊदी अरब और UAE से जो है वो उम्मीदें हैं कि वहाँ से हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके नतीजे में हम वहाँ से मज़ीद जो कर्ज़ा हमने लिया हुआ है वो ओवर रूल हुआ और साथ साथ जो है हमें जो है वो मज़ीद वहाँ से जो है वो सहूलतें मिल सकेंगी। असल चीज़ यही है कि पाकिस्तान में UAE भी, सऊदी अरब भी, सऊदी कई कंपनीज़ जो हैं वो, कतर की कई कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में काम करना चाहती हैं। आपको उन्हें वहाँ काम करने के मौके देना होंगे, वहाँ पे आपको उन्हें सिक्योरिटी देना होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो यही है कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे इन मादनियात के हवाले से वो काम करना चाहते हैं ये ममालिक और उनकी कंपनीज चाहती हैं, तो वहाँ पर आपको उन्हें बेहतरीन सिक्योरिटी देने होगी। तो बलूचिस्तान इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। बलूचिस्तान में जिस नौइयत की गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंट भी मखलूत है। अगर हम देखते हैं तो वज़ीर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला वहाँ पर बने हैं और जो काबीना बनने के चांसेस हैं उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी जो है उस काबीना का हिस्सा होंगे। तो एक मखलूत हुकूमत हमें वहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो एक इस्तेहकाम जो है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको जो है जिस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जब उन्होंने वहाँ सरफराज बुगटी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बात कही थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम पॉइंट था उनका कि कोई भी अकेले सियासी जमात जो है वो बलूचिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती और हकीकत भी यही है। इसमें आप रियासत को भी अपना किरदार अदा करना होगा। मैम, रियासत से मेरी मुराद हमेशा ये होती है कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसे अपना रोल प्ले करना होगा कि बलूचिस्तान का माहौल अब एक ऐसा माहौल हो जाए जहाँ की बुनियाद के ऊपर दीगर ममालिक आकर यहाँ काम करें और उस काम करने का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान के सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को नहीं, बलूचिस्तान के अवाम को भी मिले। देखिए बलूचिस्तान के लोगों का सही मायनों में वो क्या है, पॉइंट क्या है जिसको वो अपना एहसास महरूमी भी कहते हैं कि गैस वहाँ से निकलती है लेकिन उन्हें उसकी जो है रॉयल्टी उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए। वहाँ से दीगर मादनियात निकलती हैं लेकिन उन्हें उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती और बलूचिस्तान पर उस तरह से खर्च नहीं होता। अभी गवादर बारिशों में इस बुरी तरह से डूबा है, तूफ़ानी बारिशों में। वहाँ की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। उससे बलूचिस्तान में मज़ीद एहसास महरूमी जो है बढ़ रहा है। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि वो हिदायतुल्लाह साहब के साथ मिलकर गवादर का मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आने वाला वक्त नो डाउट ईजी नहीं होगा। इस मुल्क के हर शख्स को जो है अपना किरदार अदा करना होगा। एक जावेद कह रहे थे कि जनाब वहाँ पर जो है आपको PTI को जो है वो बहुत ज़्यादा अब एतमाद में लेना होगा, डेफिनेटली लेना होगा। PTI एक इस वक्त जो है वो अगर एहतिजाज की सियासत जारी रखेगी और उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को पीछे ले जाने के होंगे तो डेफिनेटली उनके अपने लिए भी आइंदा सियासत करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो उनसे एसोसिएट हैं वो उनसे डिसएसोसिएट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI को भी सोचना होगा, समझना होगा कि ठीक है जैसे भी इलेक्शन है उसके इलेक्शन के लिए वो अदालतों में जाकर अगर फैसले तब्दील करा सकते हैं तो वो कराएं। इलेक्शन कमीशन से मैं अगर वो जो चैलेंज कर किया उन्होंने जैसे वहाँ से अगर वो कर सकते हैं तो करें। लेकिन अगर उन्होंने कोई इस तरह का एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो, मुल्क की सिक्योरिटी उससे क्वेश्चन हो जाए तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। बहुत मिल के जुल के हमें आगे बढ़ना होगा, इस मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। ये सियासतदानों को अब समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब आप सब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। बिल्कुल ऐसा। और अब एक नज़र भी आ रहा है कि बहुत हद तक एक प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं। अब एक सियासी जमात है उसको भी लाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ ये है कि अब प्लान ये हो कि आप अपनी रेवेन्यू जनरेशन पे जाएं। अब हमें उससे निकलने के लिए इकदाम आहिस्ता आहिस्ता करने चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम से निकलना शुरू करें और ख़ुद मुख्तार कौम बने। सेल्फ रिलायंस इंडिया की हम मिसालें तो अब देख रहे हैं लेकिन हमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन
इट्स नेवर टू लेट, हमें करना चाहिए। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब सियासत पे भी बात हो रही है, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा है कि बहुत जल्द दोनों सूबों की जो सरहदें हैं उस पर कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ भी मुश्तरका इकदाम करने पर इत्तेफाक किया है। तो ये भी बड़ी अच्छा और खुशाइन बात है और इसको होना भी चाहिए। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि जो स्मगलिंग रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन स्मगलिंग रोकनी नहीं जा रही। तो जावेद साहब, अच्छे कुछ इकदाम शुरू हो गए नज़र आ रहे हैं। मैं इससे मुझे याद है स्मगलिंग रोकने से, जब भी आप हब चौकी क्रॉस करें ना तो आपको लेफ़्ट पे ही आपको इतने सारे छोटे छोटे पेट्रोल पंप नजर आएंगे जो एक एक ड्रम लेके बैठे होते हैं, उससे पेट्रोल भरा हुआ होता है, आपको तैयार होते हैं ईरानी पेट्रोल। यानी सिर्फ हब चौकी आप बस वो हब नदी ये क्रॉस कर लें तो ये हाल है वहाँ पर। वहाँ पे पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं कहीं दस्तयाब होता और छोटी छोटी दुकानों में पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं। 1 किलोमीटर आपको 20-25 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। वो सब ने अपनी दुकान बनाई, एक शटर की दुकान है, एक 10 बाई 10 फीट की दुकान है, उसमें पेट्रोल पंप खोला हुआ है और इस तरह मुस्तकिल खोले हुए। कराची में बल्दिया में रहने वाले ख़ास करके और मवाज गोट और वहाँ से करीब सईदाबाद वगैरह में रहने वाले ज़्यादातर लोग पेट्रोल वहीं से जाके लेते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता है सिर्फ आपको हब नदी या हब नदी वाला पुल हब चौकी। तो वो कैसे कंट्रोल किया है? वो तो पुलिस देख नहीं रही है, पुलिस की तो आंखें हैं ना वहाँ के लोगों की, वो तो कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर छुपी हुई चीज़ें कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे समझ नहीं। जब भी ये बाई रोड भी आते हैं अगर कोई भी, और पुलिस वाले वहाँ छोटे हैं, कस्टम वाले हैं, दीगर और इदारे हैं, कोस्ट गार्ड वाले हैं, क्या वो उनको नज़र नहीं आता ये पेट्रोल तो सरकारी नहीं है, किसी तरह से वो सरकारी नहीं, जो वो एक एक दुकान में लेके बेच रहे होते हैं। ये ईरानी पेट्रोल है 100%, लेकिन उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए। आगे क्या करेंगे? ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन अमल इस पर हुआ नहीं कभी और ना आगे उम्मीद है कोई होगा, क्योंकि इनको सरपरस्ती है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जा रहा है उन लोगों को, तभी वो आंखें बंद कर लेते हैं देखते हुए भी। और फ़हीम भाई इतने अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग भी और मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहे तो उनको तो इस बारे में ज़्यादा मालूम होगा कि किनको हिस्सा जाता है, क्योंकि इनकी बात होती है उन लोगों से। इससे तो जाते हैं, लेकिन बात वही है कि ये अगर खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा भी हैं, बातें भी कर रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? मैं तो जो लोग भाई उसमें सारे इदारे भी आ गए ना, हुकूमत भी आ गई, आपकी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनको हम कहते हैं वो भी आ गए। अब बात ये है कि किसकी जिम्मेदारी है इसको, जो है वो एक हुक्मनामा तो जारी जाता है आगे। लेकिन हमसे सबसे पहले तो जो आपने मुश्तरका इक़दामात की बात की, ख़बर पढ़ते हुए कि मुश्तरका इक़दामात होने चाहिए, तो कुछ मुश्तरका इक़दामात आपको और मुझे मिलकर भी करना पड़ेंगे। यहाँ कॉफ़ी के लिए जो कॉफ़ी जो है वो अभी हमें नहीं मिली है और उसके लिए कुछ मुश्तरका इक़दामात होने चाहिए। मैं पता क्या सोच रही हूँ, आपने मुश्तरका इक़दामात बोला तो मुझे एक आइडिया आ गया। और के वो दूध वाले कंटेनर में ना थोड़ी कॉफ़ी डालती हूँ, तो दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, वो 4 फोल्ड का कंटेनर कल लेकर आऊँगी। नहीं, वो साहबजादे का कंटेनर है, आप उसे रहने दीजिए। हम उन कंटेनर्स की बात करते हैं जिनमें स्मगलिंग का सामान आता है। और देखें, कोस्ट गार्ड हमारी जो है वो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, समंदरी सरहदों की मुहाफ़िज़ है और वहाँ से स्मगलिंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसी के साथ साथ अगर हम जो है वो कस्टम की बात करें तो जो ईरान के साथ ख़ास तौर पर हमारी सरहद लगती है, और चूँकि हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर वो सामान आता है जो ईरान से स्मगल होकर आता है या अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर आता है, या अफ़गानिस्तान जाने वाला जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें से जो चीज़ें जो हैं वो यहाँ कंटेनर्स खोल के स्मगल आइटम के तौर पर यहाँ पर फ़रोख्त कर दी जाती हैं। ये वो सारा सामान है और इसमें ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ये सब कुछ जो है वो इदारों की सरपरस्ती के बग़ैर मुमकिन नहीं है, इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो इसमें हम 70 सालों से यही सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, हम स्मगलिंग ख़त्म कर देंगे। जी कर दीजिए आप, बहुत शुक्रिया आपका, आप करके दिखा दीजिए, बहुत आवाम आपके मशकूर होंगे। असल मसला जो है ना, जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि सिंध बलूचिस्तान के हवाले से स्मगलिंग के अलावा जो काम करने का है वो ये है कि हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि कच्चे में जो है वो एक मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा जो सिंध बलूचिस्तान और पंजाब ने मिलकर करना है। कच्चे का इलाका जो है इन तीनों में ही किसी हद तक आता है। वो ऑपरेशन जो है वो निगरान हुकूमत के दौर में भी नहीं हो सका, जो 16 माह थे PTM के उसमें भी नहीं हो सका। ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत के दौर में ये कहा गया कि जी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जो है वो पानी उतरने के बाद किया जाएगा, सर्द मौसम गुजरने के बाद किया जाएगा।
अब तो सर्द मौसम दोबारा से जो है वो आके गुजर भी गया और पानी उतर भी चुका, लेकिन हमें वो ऑपरेशन निगरां हुकूमत के दौर में तो नज़र नहीं आया। कच्चा एक ऐसा इलाका बन चुका है कि जहाँ के डाकू लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनसे तावान मांगते हैं। हनी ट्रैप वहाँ पर चलता है, वहाँ से कॉल्स आती हैं, ख़वातीन की आवाज़ में बात की जाती है, लोगों को ट्रैप किया जाता है, बुलाया जाता है, उसके बाद उन्हें अगवा किया जाता है, उनसे फिर उनके लिए फिर तावान मांगा जाता है। इवन वहाँ के डाकू जो हैं वो अब कराची तक जो है वो एक्सेस करके यहाँ तक के लोगों से जो है वो तावान मांग रहे हैं। तो और फिर हमारे जो एक शहीद सहाफ़ी साथी जान मोहम्मद महर के कातिल जो हैं वो कच्चे में बैठे हुए हैं। हम हुकूमतों से यही सुन रहे हैं कि हम जल्द पकड़ लेंगे, जल्द ऑपरेशन करेंगे, उसका आज तक नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जब हुकूमत बन गई है तो आवाम का एतमाद अगर आपने कायम करना है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कच्चे में एक ऑपरेशन कर लें। तीनों हुकूमतें मिलकर, जिसकी बात बहुत अरसे से हो रही है, कच्चे में एक ऐसा ऑपरेशन कर लें और वो बैक वक्त हो, क्योंकि जब आप सिंध से ऑपरेशन शुरू करते हैं तो डाकू जो हैं वो बलूचिस्तान रवाना हो जाते हैं या कच्चे के इलाके से वो पंजाब चले जाते हैं। अगर ये ऑपरेशन बर वक्त नहीं होगा तो माजी के ऑपरेशन की तरह नाकाम रहेगा। एक मरबूत हिकमत अमली के तहत इन तीनों हुकूमतों को मिलकर ऑपरेशन करना होगा और उसके नतीजे में आवाम का एतमाद बहाल करना होगा। कच्चे का डाकू जो है, जो इस वक्त नो गो एरिया बना हुआ है, वहाँ आपको जो है वहाँ पर आपको एक पुरअमन इलाका उसे बनाना होगा। एक्सक्यूज़ मी। ये अगर कर गई ये हुकूमतें तो मैं समझता हूँ कि आवाम का एतमाद इस तरह से बहाल होगा कि फिर हम ये भी शायद तसव्वुर कर लें कि कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। यानी आप करके दिखा देंगे कुछ। असल चीज़ यही होती है कि जब तक आप अपना कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तब तक आपके ऊपर आ जाती है कि क्या फोकस जो है बातों से ज़्यादा फोकस अमली इक़दामात में हो रही है। क्योंकि हमने देखा कि दहशतगर्दी की जब वेव बहुत ज़्यादा बढ़ी तो हमने फोर्सेस को ऑपरेशन करते हुए देखा और दहशतगर्दी से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग पाक हैं, बहुत बेहतर हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। तो ये डाकुओं को पकड़ना या उन इलाकों को खाली कराना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है इदारों के लिए। तो देखिए हमसे बात ये है कि करना चाहे ना तो सब कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीयत नहीं है। अगर नीयत हो तो मैंने इस शहर में जो है वो कोर कमांडर पर होने वाले हमले के मुलजिमान भी पकड़े जाते देखे और साथ साथ जो है मैंने DIG का बकरा भी, जिसके ऊपर ना तो कोई नंबर प्लेट थी ना उसमें कोई ट्रैकर था, वो भी चंद घंटों में बाजियाब होते हुए देखा है। तो करना चाहे तो हमारी पुलिस हो, हमारी रेंजर्स हो, हमारी फ़ौज हो, हमारे कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, कस्टम की, कोस्ट गार्ड की, सब कर सकते हैं। ना वो बकरा किसी और को बकरा बना के उन्होंने कोई भी बकरा दे दिया। नहीं, उन्होंने उन्हीं का बकरा था और वो उन्होंने बाजियाब भी करा लिया था। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इंडिया में तो अभी एक बड़ी सियासी मूवी बनी है जिसमें कटहल जो होता है वो चोरी हो गए एक MLA के घर से। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी मूवी बनाई है कि करना चाहे पुलिस तो सब कर सकती है। तो यहाँ पे भी मेरा यही होता है कि आप ज़ाहिर है जब आवाम का एतमाद इस बात पे बहाल हो जाएगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, माजी में भी किया है, आज भी कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो डेफिनेटली कराची में स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी बात होगी, स्ट्रीट क्राइम भी फिर कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, कराची वालों की जो कराची में भी यकीनन जो लोग आ रहे हैं अब हुकूमत में, उनको भी फोकस करने की ज़रूरत है और साथ साथ हम ओवरऑल भी डिस्कस करें कि क्या होगा। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि सिंध में जो आइंदा तालीमी साल है उसके लिए दरसी कुतुब के बहरान का खदशा पैदा हो गया है और जो सेशन है वो लेट हो सकता है। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब दरसी कुतुब बहरान का खदशा पैदा हो सकता है क्योंकि पब्लिशिंग लेट है। उससे पहले भी हम ये बहुत बार बातें कर चुके हैं जावेद इकबाल साहब, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। कागज़ महंगा हो गया है जिसकी वजह से जो है वो डिले नज़र आ रहा है। जिम्मेदारी सारी बनती है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो सारी नसाब की छपाई का काम करता है, उसकी तकसीम का काम करता है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये पहले क्यों सो रहे होते हैं, ऐन वक्त पे आके बताते हैं किताब महंगी हो गई या मटेरियल महंगा हो गया तो इसलिए छपाई में देर हो रही है। तो ये तो आपको एहसास पहले करना है और मार्जिन रख के एहसास करना है कि अगर कोई अचानक कोई वाक़या भी हो, चीज़ें महंगी हो तो उसको फ़ौरन कैसे टैकल करना है। ये मुझे समझ में आता है किस तरह ये बड़े ओहदों पे वहाँ लोग होते हैं, वो बड़े ओहदे पे उनका होना का काम क्या, वो क्या मैनेज करते हैं। मैनेजर तो अच्छे हैं ही नहीं वो, तो उनको तो मेरी नज़र में फ़ौरन मुअत्तल करना चाहिए, किसी ऐसे लोग को लगाना चाहिए जो फ़ौरन ये काम करें। अगर इदारे नाकाम हो रहे हैं तो उनके जो सरबरा वो जिम्मेदार है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो क्रेडिट लेते हैं और अगर बुरा काम होता है तो इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए ना। क्यों नहीं लेते वो क्रेडिट? हाँ भाई मैंने जिम्मेदार हूँ, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ, सौदे से कोई और काम करना चाहिए मुझे जब मैं ये कर नहीं सका। देखें सारे लोग मतलब इसमें ज़िम्मेदार हैं जो इससे मुंसलिक हैं। तो
तो उनको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को भी अगर बात ये हो कि वो पैसे नहीं दिए होंगे ख़जाने ने वजारत ख़जाना ने देर की होगी, तो ये सब लोग जो मुंसलिक जो बजट रखा हुआ था लॉट किया था, हाँ। उसके ऊपर इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कागज़ महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो है ना वो टेंडर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मसला ये वाकई जावेद भाई की बात बिल्कुल सही है। कई बार मैं जाता हूँ उर्दू बाजार तो यही सुन रहा होता हूँ कि हाँ, किताब की दुकानदारों से कि वो कहते हैं कि बुक नहीं है, क्योंकि वो महंगी हो गई तो अभी छापी नहीं है सिंटेक बुक बोर्ड ने। और बहुत सारी सरकारी तरह से छपनी होती, वो नहीं छपती। प्राइवेट वाली तो ऑन टाइम पे आ रही होती ज़्यादातर, आप देखें प्राइवेट बुक्स ये तो फ्री दे रहे हैं ना। वो तो मसला ये कि वो प्राइवेट वाले तो मुँह मांगे पैसे से आप खरीदवा रहे हैं। हर साल किताबें महंगी होती हैं बजाय इसके, तो ये भी महंगी कर दें इन्होंने। लेकिन पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब करें बच्चों की, ना कि आपकी वैसे चीज़ें ख़राब हों, वो ठीक करनी चाहिए इनको। और हमेशा ये होता है, आए रोज़ अब ये हो रहा है। ये पहले इतना कम होता था, लेकिन अब चीज़ें ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। सेशन लेट हो सकता है इसकी वजह से, पूरा हो सकता है, नहीं हो गया है और ऑलरेडी जो है अनाउंस भी हो गया है। जो महकमा तालीम की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी सब कमेटी जो है वो तालीमी साल आगे बढ़ाने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुकी है। और जो सिंटेक्स बुक बोर्ड का मामला है उसके जो चेयरमैन साहब थे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर महकमा जाती इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है कि उनकी वजह से जो दरसी कुतुब हैं वो वक्त पे नहीं शाया हो सकें और उसकी वजह से ज़ाहिर है जो है वो किताबें नहीं मिलेंगी वक्त पे। ये एक ऐसा मामला है कि ये हम हर साल सुनते हैं, जैसे आप दोनों भी अभी बात कर रहे थे तो मैं उसमें लुकमा नहीं दिया मैंने, लेकिन हकीकत यही है कि हम हर साल यही बात सुनते हैं कि जनाब दरसी कुतुब वक्त नहीं छप सकें और उसकी वजह से सेशन लेट हो रहा है या हो सकता है इस दफ़ा तो हो ही चुका। ये इसके ऊपर जो हमें अभी जो वो था कि शायद निगरान जो वज़ारत का दौर है और वज़ीर तालीम थी माहिराना हुसैन साहिबा, उनका एक फ़ोकस हमें किसी हद तक नज़र आया था, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल वो भी नहीं कर सकी। तो अब इसके बाद सिर्फ एक ही बात रह जाती है जो कहने की है, जो लोग कहते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी कहते, कि ये एक माफिया है। बेसिकली ये माफिया है जो इस तरह से ऑपरेट करती है कि कोई भी आ जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अब फ़र्क पड़ना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो तलबा हैं उनके फ्यूचर का मामला है। इस तरह से अगर सेशन डिले होते रहेंगे तो ये तो एक बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस बनती जा रही है, जिसके ऊपर सीरियस एक्शन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फहीम सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग इन द शो, एंड जावेद इकबाल साहब आपका भी वक्त का शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब इस वक्त हम बात करेंगे कि हम जो डाउन सिंड्रोम के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो डाउन सिंड्रोम कंडीशन से गुजर रहे होते हैं और इस कंडीशन में क्या क्या होता है हम कई शोज़ में इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना, उन बच्चों को ट्रेन करना, नॉर्मल ज़िंदगी पे लाना एक बड़ा टास्क होता है, जिसके हवाले से बहुत काम हो रहा है और होने की ज़रूरत भी है। तो उसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इफ्रा फ़हीम भी मौजूद हैं, आप डिप्टी मैनेजर हैं अवेयरनेस लहर प्रोग्राम की। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच रमशा फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ हमारे साथ फ़खर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ज़बरदस्त। और बड़ी कलरफुल सी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पर हैं, हैंड क्राफ्टेड। इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये सब क्या है। लेकिन सबसे पहले तो ये कि इफ्रा, जिस तरह से हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यकीन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं और उनको कोप अप करना भी एक मुश्किल काम होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग देखते हैं और आप लोग क्या काम कर रहे हैं, बताइए। ठीक है रमशा, तो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, डाउन सिंड्रोम किसी डिजीज़ का नाम नहीं है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है। अब जब हम कहते हैं जेनेटिक कंडीशन है, तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि आपका जेनेटिक मेकअप, हमारी बॉडीज़ जीन्स से बनी है, जेनेटिक मेकअप थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरह डिफरेंट होता है? हमारे बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जब पैदा होते हैं तो दे हैव डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की वजह से देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो डेवलप करते हैं। मे बी उनके फेशियल फीचर्स, कभी कभी कुछ हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो आम इंसानों की तरह एक ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी ना गुजार सकें। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि KDSP क्या करता है। KDSP एक डाउन सिंड्रोम के लिए काम करने का इदारा है। KDSP itself क्या है? KDSP stands for Karachi Down Syndrome Program. We started off from Karachi in 2014 और अब we've also opened up in Islamabad.
तो KDSP एक डाउन सिंड्रोम का नॉन प्रॉफिट इदारा है जो कि इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम की मुआशरे में शमूलियत और उनकी कबूलियत के लिए काम करता है। क्योंकि सबसे पहला उनको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनको हम खुले हाथों से एक्सेप्ट करें कि वो भी हमारे जैसे बराबर हैं। अब उसको करने के लिए KDSP चंद सर्विसेज फराहम करता है। वो क्या सर्विसेज हैं? हम अपनी सर्विसेज को एक कश्ती से रिप्रेजेंट करते हैं। कश्ती हमारे सर्विस एरियाज़ का मुखफ़फ़ है। तो हम कहते हैं कि जब भी कोई फैमिली हमारे दरवाजे पे आती है वो हमारी कश्ती में सवार हो जाती है। और कश्ती में सवार होने का ये मतलब है कि जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, हम समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद सब कर सकते हैं, बट हम ये भी समझते हैं कि चैलेंजेस भी होंगे और थोड़ी मुश्किलात भी आएंगी। तो अब कश्ती का जो मुखफ़फ़ है वो स्टैंड करता है हमारे सर्विस एरियाज़ के लिए। सो के से होता है ख़ानदानी सहारा। हम फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज हमारे पास हर तरह की फैमिली आ रही होती है। और एक वादा जो किया गया जब KDSP शुरू हुआ वो ये था कि कोई भी ऐसी फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर वो KDSP के दरवाजे पे आई है तो वो वहाँ से वापस नहीं जाएगी। दे विल गेट द सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम उन्हें इंफॉर्मेशनल सपोर्ट फराहम करते हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करते हैं जिसको ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि मैं शायद जितना भी एक इंसान को बता दूँ जिसकी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ है डाउन सिंड्रोम के साथ, शायद अगर वो किसी ऐसी फैमिली से कनेक्ट करें जो सेम चीज़ से गुजर रही है या सेम सिचुएशन में है, तो वो ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करते हैं। तो हम फैमिलीज़ को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। 2024 में अभी हमारे पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हमारे फैमिली नेटवर्क में रजिस्टर्ड हैं। एंड साथ ही साथ फिर ए से के के बाद ए आता है। ए से हम आगाही करते हैं, अवेयरनेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह हम अभी कर रहे हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में जाते हैं। फिर सेहत उनके, बिकॉज दे फेस सम हेल्थ कंडीशंस आल्सो, तो सेहत रिलेटेड भी हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जिस वजह से आज हम यहाँ हैं, लहर बाय KDSP, तो वो स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर फॉल करता है, जो हुनर है, जो कश्ती का एज है। तो उसमें जो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, इवन ओल्डर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम, वो मुख्तलिफ क्राफ्ट सीखते हैं। पेंटिंग हो गई, पेपर क्राफ्ट हो गया, लूम पे काम करना हो गया, पॉटरी हो गई, एंड देन इवेंचुअली वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो हमारी KDSP की शॉप है लहर बाय KDSP। KDSP में फ़िज़िकल शॉप भी है और साथ ही साथ इंटरनेट पे भी आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है leher-by-kdsp.pk और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे leher-by-kdsp भी है। एंड एक जो बहुत ख़ास बात लहर की है वो ये है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, इसके जो भी प्रोसीड्स होते हैं दे गो बैक टू इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम। जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसके प्रोसीड्स उसको मिलेंगे। और इसकी पीछे आइडियोलॉजी भी ये है कि वो एक खुद मुख्तारी के साथ ज़िंदगी जी सकें, एक इंडिपेंडेंट। क्योंकि और एक बहुत बड़ी देखना एनकरेजमेंट कितनी हो जाती कि चलें कोई भी हम काम कर रहे हैं, होता है कि उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, तो हमें होता है कि यार अब मुझे और करना है। तो ये बच्चों को सिखाना और ये सब करना, इसके लिए ट्रेनर्स भी आप लोगों ने रखे होंगे, तो फ़खर भी जो है वो इस हवाले से कुछ सीख चुके हैं अब तक। फ़खर बताएंगे बिल्कुल कि वो कौन सी क्लास लेते हैं, क्या बनाते हैं, आप क्या क्या जो है वो यहाँ पर सीख रहे हैं KDSP में, और आपने क्या क्या यहाँ पे बनाया है, और एक्टिविटी आप क्या क्या करते हो? पेंटिंग करते हैं। अच्छा, ये आपने बाय चॉइस था, ये किसी ने आपको कहा कि तुम पेंटिंग कर लो, या आपको पसंद था ये काम करना कि मुझे पेंटिंग ही करनी है? टिश्यू बॉक्स भी बनाते हैं वो, क्या हम पेंटेड टिश्यू बॉक्सेस भी बनाते हैं। तो आई थिंक वेरी नाइस। क्विलिंग भी करते हैं, ये आप अपने साइट पे देख रही होंगी। ये क्विलिंग से पेपर क्राफ्ट होता है। अच्छा, तो ये फ़खर बनाते हैं, बिल्कुल वेरी नाइस। तो दिखाएं इसको क्लोजली कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये फ्रेम में इतना प्यारा आ रहा है। इसका क्लोज शॉट देंगे तो और ही खूबसूरत आएगा। ये पेपर से बना हुआ है सारा? जी बिल्कुल, ये पेपर क्राफ्ट से बना हुआ है। और हमारी वीकली क्लासेस होती हैं KDSP में, जिसमें बच्चों को यही स्किल सिखाया जाता है, और जब वो इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो फ़खर कितनी देर आप क्लास लेते हैं? फ़खर कब क्लास लेने के लिए आते हो KDSP? हफ्ते के दिन। और आपको इनकी इंस्ट्रक्टर हैं मिस सादिया, वो इन्हें क्लास देती हैं पेपर क्राफ्ट की। पसंद है आपको? आपकी टीचर डांट डपट तो नहीं करती हैं, प्यार करती हैं आप लोगों से? आपको KDSP आना अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे कि देखें डिफरेंट, ये सब बच्चों ने बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टफ टॉयज हैं, की चेन, इवन द मैट्स और रग्स वगैरह, ये भी लूम पे
लूम्स हैं KDSP के सेंटर्स में। सो वी हैव 2 सेंटर्स इन कराची, KDSP लर्निंग सेंटर जहाँ पे हमारी स्किल्स डेवलपमेंट और तालीम यानी एजुकेशन के मुतालिक जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, दूसरा डेवलपमेंट सेंटर है। और जो मैं डेवलपमेंट सेंटर की बात कर रही हूँ तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम को मुआशरे में एक्सेप्ट करना है तो उन्हें कुछ सर्विसेज भी फराहम करनी है। हमने हुनर तक तो बात की, उसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है तो उसके ज़िंदगी के पहले 3 साल बहुत क्रूशल हैं। और जब हम कहते हैं कि वो 3 साल बहुत अहम हैं, वो क्यों अहम है? क्योंकि उनको उन 3 सालों में एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा सपोर्ट, थेरेपी चाहिए, क्योंकि उनको एक मसल कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया में क्या होता है कि आपके जो बॉडी के मसल्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी मसल से बनी है, वो थोड़े से लूज़, फ्लेक्सिबल, नरम होते हैं, उनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से होता ये है कि उनको चलने में, या हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ है, एक एज पे आके वो गर्दन संभालेगा, एक एज पे आके वो क्रॉल करना शुरू होगा। फॉर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम ये माइलस्टोन सारे थोड़े से डिलेड होते हैं। वो बिल्कुल सब कुछ करेंगे, वो चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी, लेकिन उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होगी ताकि उस मसल को प्रैक्टिस मिल सके वो सब करने के लिए। तो हम 3 तरह की थेरेपीज़ फराहम करते हैं, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, क्योंकि आपकी ज़बान भी एक मसल है और उसको भी प्रैक्टिस चाहिए। तो KDSP डेवलपमेंट सेंटर में ये सारी थेरेपीज़ दी जाती हैं। वीकली वी हैव मोर देन अराउंड 300 इंडिविजुअल्स हु कम इन, 300 सेशंस स्केड्यूल हमारे किए जाते हैं। एंड बच्चे पहले दिन से, कहा जाता है कि पहला दिन बच्चा पैदा हुआ उसकी थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। तो हमारे पास KDSP में एज 0 से लेके 50s तक भी इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम किस किस एज को केटर करते हैं और उन एज वाइज सेशंस भी अलग होते होंगे यकीनन बिल्कुल। सो जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट सर्विसेज हम देते हैं तो एज के हिसाब से बिल्कुल वो होता है। स्किल्स डेवलपमेंट में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं, कुछ ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए हैं। फिर थेरेपी क्योंकि हम 0 से 7 इयर्स तक देते हैं तो वो थेरेपी लेने के लिए उधर आ रहे होते हैं। हमारे एजुकेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। और तालीम की हम बात कर रहे हैं तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम जब कह रहे हैं कि मुआशरे को ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब शामिल हो सकें, तो हमारे स्कूल्स को, हमारे इदारों को ऐसा होना चाहिए जिसमें हर तरह का इंसान आ सके। तो तालीम के लिए KDSP क्या करता है कि हम KDSP के अंदर तो बिल्कुल बच्चों के साथ सेशंस करते हैं जो उन्हें एक आम मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि उन स्कूल्स को भी कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ चीज़ें करनी हैं जिसकी वजह से वो हर तरह के बच्चे को ले सकें। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं। चंद स्कूल्स हमारे पार्टनर्स हैं जहाँ फिर वो बच्चे KDSP से प्री स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद एक आम मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जाते हैं। अच्छा, बच्चे क्योंकि स्लो लर्नर हैं तो वो कर पाते हैं वो उनके क्लास के साथ? बिल्कुल। अच्छा, चैलेंजिंग हो जाता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगी कि हमारी एक आम क्लास में भी जो बच्चे होते हैं, शायद कोई बच्चा मैथ्स में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई बच्चा शायद स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होगा। हम उन बच्चों को उनकी प्रेफरेंसेस या उनकी जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उसकी बेसिस पे ये तो नहीं करते कि हम अलग अलग क्लासेस में बिठा दें, हम साथ ही लेके चलते हैं उन्हें। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है हम देते हैं, तो उसी तरह उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट शायद कभी एक एडिशनल टीचर की सूरत में हो सकती है, कभी थोड़ी ज़्यादा अटेंशन की सूरत में हो सकती है, और कभी सिंपली अपने एटीट्यूड को चेंज करके बच्चे को अपना दोस्त बना के प्यार से समझा के की जा सकती है। सो मुश्किलात ज़रूर आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते। एंड हमारे पास बिल्कुल KDSP में एग्जांपल्स हैं, फ़ख्र जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। इसी तरह ज़रूरी अगर उनको एक ऐसे मुआशरे में और ऐसी जगह में एग्जिस्ट करना है जहाँ हर तरह के का बच्चा है, तो उन्हें उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर हम उनकी मुख्तलिफ स्किल्स पे काम करते हैं उस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ एक टेलर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसमें हम उनकी न्यूमरेसी स्किल्स और डिफरेंट स्किल्स पे काम करते हैं। वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी क्लासेस उसकी भी होती हैं। एंड साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन भी है जिसमें हम बच्चों को जिसमें हम स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं कि वो हमारे जो KDSP से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, वो उनको अपने स्कूल में ले सकें। और साथ ही साथ स्किल्स डेवलपमेंट में मुख्तलिफ क्लासेस हो रही होती हैं जिसमें हमारे पास, जैसे मैंने कहा, पॉट्री, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, पियानो क्लास, ड्रम सर्कल,
लूम पे बच्चे काम करते हैं, वीविंग की क्लास होती है, स्टिचिंग, ज्वेलरी मेकिंग। ज़बरदस्त। सो कभी अगर KDSP आए तो KDSP इज़ अ वेरी हैप्पी प्लेस। आप मुख्तलिफ लग बच्चे रहा है, नजर आ रहा है वो क्राफ्ट जिस तरह से आप लेकर आए, बड़े कलरफुल हैं, बड़े प्यारे हैं, ज़बरदस्त। तो जो लोग आप लोगों के साथ असिस्ट करना चाहें और जिन फैमिलीज़ को भी ज़रूरत हो, कैसे रब्ता कर सकते हैं, कोई डोनर्स हो तो वो किस तरह से आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो हमारी वेबसाइट है www.kdsp.org.pk। उस पे आप जाके हमारे, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं KDSP को, तो डोनेट पेज पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है तो हमारी ज़कात कैंपेन भी लाइव है। वी वुड इनकरेज एवरीबडी टू गिव देयर ज़कात टू KDSP ऑल्सो, बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ ज़कात एलिजिबल फैमिलीज़, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डोनर्स एंड सपोर्टर्स के हम वो सारी सर्विसेज उनको फराहम कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम को, जो उनको चाहिए। साथ ही साथ मैं इनकरेज करूँगी आपको कि टू स्पेशली सपोर्ट लहर। हमारी लहर की वेबसाइट है leher@kdsp.pk और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है leher@kdsp। आप प्लीज़ वहाँ जाएं, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, एंड यू कैन ऑब्वियसली प्लेस एन ऑर्डर एंड सपोर्ट पीपल लाइक फ़खर। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच इफ़रा फॉर कमिंग इन द शो। आपकी बहुत आमद का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़खर, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप बड़ा अच्छा शौक़ भी रखते हैं, उसको कंटिन्यू ज़रूर रखना है, आपने पूरा सीखना है और करते रहना है जो भी आपको पसंद है, पेंटिंग और क्राफ्टिंग। तो इफ़रा, आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत और ताकत दे और इसमें और ज़्यादा तरक्की आए। यहाँ पर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, अब हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि एक्टिंग करके बता रहे थे कि आप कैसे वेलकम बैक करती है। तो अगला ब्रेक जब आएगा तो शाह साहब जो है आपको वेलकम करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबियत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। आप इतने स्लिम एंड स्मार्ट हैं, और वर्ल्ड ओबेसिटी डे आज मनाया जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है देखिए कि मोटापे को कैसे कम करना है। तो ये बताएं कि मोटापा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अमेरिका की अगर स्टडी उठाकर आप देख लें तो वहाँ पर ओबेसिटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसके पीछे यकीनन फूड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मोटापा एक बीमारी है जिसकी वजह से कई बीमारियां होती है, तो आप इस बारे में बताएं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आता है? मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ गया था और मैंने अभी कम किया है, तकरीबन 12 kg मैंने कम किया। ओह ज़बरदस्त। हाँ, काफ़ी फैल गया था मैं, क्योंकि जारी बात है वॉक नहीं थी, रनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और लाइफ स्टाइल जब तब्दील होता है ना तो उसमें वेट बढ़ता है। जिस तरीके से हम बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे चलना नहीं होता। आप जब भी खाना खाएं एक 40-50 कदम चल लिया करें, वॉक ना करें, चल लिया करें। और खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक की जाती है, जो कि 1 मिनट में 62 कदम हो। आधा घंटा 45 मिनट की वॉक करें, आप थकें, आप पसीना निकले आपका, तो आप देखिएगा आप वेट भी कम होगा। लेकिन बिस्यारखोरी से परहेज़ कीजिए। आप सुबह दोपहर शाम खाई जा रहे होते हैं, ये चीज़ ना करें। अगर आप 2 टाइम भी खाते हैं तो ऐसा दबा के खाते हैं कि पेट बाहर आ जाता है, तो ये काम ना किया करें। आप 3 टाइम खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होना शुरू होगा। पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद भी अपनी पूरी करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपको एड़ियों में दर्द नहीं होगा, स्पॉन में दर्द नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे ज़मीन हिलती हुई, चक्कर आते हुए महसूस होते हैं, वो नींद पूरी ना होने की वजह से। अच्छा, एक तो खाना तो वेट बढ़ा ही रही, यकीनन तो है ही, ना खाना भी वेट बढ़ाता है। क्योंकि हम ये क्या करते हैं, अमूमन सुबह का नाश्ता स्किप किया, दोपहर के खाने में कुछ खाने का, शाम में इतना सारा खाना खा लिया, फिर भूखे हैं अगले दिन तक। तो क्या इस चीज़ से भी वेट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। उसमें ये है कि आप रात का खाना कम करें ना। रात का आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो गैर फ़ाल हुआ होता है, स्लो हुआ होता है। दिन के टाइम पे आप ज़्यादा खा लें कोई बात नहीं, लेकिन जब वो काम में लगे रहते हैं तो वो हज़म हो जाता है। लेकिन रात का खाना इसलिए कम खाते हैं कि आपने जाके सोना ही है, तो इसलिए आप कम खाएं। और दूसरा ये है कि खाने पीने में जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, निहारी, मुरगन ग़िज़ाएँ, अगर आप ये चीज़ें भी खाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो फिर तो कम नहीं होगा ना। इनको खाएं लेकिन कम खाएं, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं आप। तो इसमें भी फ़ायदा होता है। एक जैसे कहते हैं ना, जैसे आप कॉफ़ी पी रही हैं, चाय पी रही हैं, आप चाय पीते पीते अपना वज़न कम करें। अच्छा? एक ये भी है। कैसे भाई? वो इस तरीके से कि आपने 3 जड़ी बूटियाँ लेनी हैं, ऊँट कटारा, मक्को दाना, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच, और लेमन ग्रास 2 टुकड़े,
1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, आपका कहवा बन गया, आपकी चाय बन गई। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि जो जिगर के गिर्द चर्बी आ जाती है या जिगर वर्म कर रहा होता है, जिसे फैटी लीवर कहा जाता है, ये वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। साथ में पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये भी कम होगी, क्योंकि मैंने 12 kg वज़न कम किया, इसी से कम किया। अच्छा, मैंने भी पिया ये। मैं तो कब एक टाइम पीते थे पिया आप? था, एक मैं टाइम? सिर्फ रात को पी रहा था। वैसे 2 टाइम इस्तेमाल वैसे करें। 2 टाइम पिए, अगर 2 टाइम नहीं पी सकते हैं रात को पिए। इससे एक फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा आपका, और साथ में आपको पुरसुकून नींद भी आएगी इससे। जबरदस्त। इससे नींद भी बेहतर हो जाती है, स्ट्रेस लेवल भी। अच्छी नींद का होना भी आपको बहुत फिट ज़रूरी और स्मार्ट रखता है। हम ये सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, हम समझते हैं जाग रहे हैं तो वज़न कम होगा, और अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन कम खा रहे हैं, दिन में 1 टाइम मील ले रहे हैं और बहुत खा रहे हैं तो उससे भी वज़न कम होगा, लेकिन ये उल्टा हो जाता है इफेक्ट इसका। लेकिन हमारे यहाँ पे आजकल ये सिलसिला चला हुआ है कि हम बेड पे बैठे हुए हैं, वहीं हम खा रहे हैं खाना, वहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहीं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वहीं सो गए, सही कह रहे हैं। और चलना है ही नहीं। फिर इसमें ये होता है कि एक तो वेट बढ़ता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और प्लस ये घुटने भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इतनी अमराज आप पे अटैक करती हैं, और एंजाइटी अलग हो जाती है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, दिमाग चलता रहता है, सुस्ती ऐसी होती है कि दिल चाहता ही नहीं है कहीं जाने को जब तक घर में है, और जब घर से निकलते हैं फिर अपने टाइम से ही वापस आते हैं। एक ये भी होता तो है। बात सही है। तो इसमें यह है कि आपके कलर भी ख़राब हो जाता है। आप बाहर निकलें, थोड़ा चला फिरा करें, कोशिश करें कि अगर आप वॉक भी करते हैं आप पार्क में जाके, तो 5 बजे के टाइम पे जाएं जब सूरज निकला हुआ। सूरज गुरूब होने के बाद ना जाएं, क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद एक तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, विटामिन डी भी नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड आप घर ला रहे हो। आप सूरज की रोशनी में करेंगे तो एक तो बहुत सारी ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी, साथ में विटामिन डी भी पूरा हो रहा होगा, और आप एक्टिव भी हो रहे होंगे, टेंशन डिप्रेशन भी कम हो रहा होगा। या वाकई मोटापा जो है वो एक बीमारी नहीं मोटापा है, एक स्यापा है। सारी। हाँ, स्यापा है, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने शुरू में आपको यूएस का जिक्र किया था, तो वहाँ पे वो ओबेसिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से रिपोर्ट्स एंड रिसर्चेज आती रहती हैं। यकीनन उनका अगर हम खाने का और इन चीज़ों का देखें तो वहाँ पे फास्ट फूड और इस तरह के खानों को, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें उनका, जैसे हमारे रिवायती खाने वो उनके रिवायती खाने, तो वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जबकि अगर हम दीगर डिफरेंट में यूरोपियन साइड पे चले जाएँ तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के खाने हैं, चाइना में आप देखें डिफरेंट, और चलते बहुत हैं, तो इसलिए उनका जो है ना बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। हम भी अब वो फास्ट फूड और पिज़्ज़ा और बर्गर, इन सब चीज़ों पे अब इतना ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं कि मोटापा बहुत बड़ा और यंग एज में बहुत है। लेकिन चाइना में, कोरिया में, वहाँ पे अगर आप 60-70 साल के इंसान को भी देखेंगे तो हमारे यहाँ के 30-35 साल वाले के बिल्कुल सही मुकाबला कह कर रहे होते हैं। तो वहाँ की इन्वायरमेंट है, वो लोग अपनी केयर करते हैं। और मैंने वहाँ पे कोरिया में ख़ास तौर पे देखा कि जो ऑनर है वो खुद आता है, झाड़ू भी लगाता है और काम भी करता है। वो कहता है मैं क्यों किसी को पैसे दे के काम करवाऊँ, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। तो इसलिए आप खुद काम करने की कोशिश करें ताकि आपका वेट कम हो। हमारे पाकिस्तान में सारा काम घर पे मासियों से कराते हैं। आपने मासियाँ देखी हैं, सब स्मार्ट हैं, और जो मालकिन है वो मोटी है। हाँ, घर का काम नहीं करती है, वो सारे घर का काम, पोछा भी लगा रही है, सारा काम कर रही है। आप खुद कोशिश कीजिए घर का काम भी करने की और साथ में चलने फिरने की भी कोशिश करें। जाहिर बात है आपके अंदर यही तब्दीली आएगी। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें आप। हम डिफरेंट तरह की घंटे 2-2 घंटे जिम जा रहे हैं लोग, और घर में कहते हैं पोछा लगाना बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आप उसका आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो रहा होता है। हाथ आपके जब आप लगाते हैं, आपकी जो थाइज़ हैं, आपका टमी, तो जिस पॉस्चर में हम लोगों के लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, एक सबसे मेन वजह होती है पेट का निकल जाना। पेट जब निकलता है तो बाज़ लोगों का कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट निकलता है, कब्ज़ की वजह से निकलता है। जिन लोगों का भी कब्ज़ की वजह से अगर पेट निकल रहा हो तो एक फली आती है, अमलतास की फली। जी जी जी, हमारे गुजराती मेमनी में उसको कहते हैं गिरमाला। ठीक है, उसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गूदा 1 कप अर्क के सौंफ में भिगो दें। सौंफ का अर्क मिलता है, उसमें आप 1 कप में रात को भिगो दें। सुबह के टाइम उसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के वो पी लें सुबह नाश्ते से पहले। महीना 40 दिन पी लें, ये निकला हुआ पेट होगा कमर के साथ लग जाएगा। नहीं तो वो 2 तरह की आती है ना फलियाँ, एक तो वो ग्रीन होती हैं और ग्रीन एक तो जो है वो वो कच्ची ड्राई होती होती है। हैं।
कच्ची होती ड्राई है। में से लेना है? नहीं, ब्लैक कलर की जो होती है ना, वही तो कह रही हूँ, वो ड्राई हो वो जाती है। हाँ ड्राई जो सूख जाती है, लेकिन अंदर से वो गीली होती है। अच्छा, उसको लेकिन खोलने ब्लैक पर हुई गीली हुई होती है वो। अच्छा, हाँ सही वो ब्लैक फली पकी हुई होती है। सही सही। मेरे तो एरिया में बहुत सारी लगे हुए हैं। हाँ उनसे हाँ, मैं तो आपसे पूछ- काफ़ी रोडों पे भी लगे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे पूछना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करना चाहूँगा। अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, जी, पूछिए वालेकुम क्या अस्सलाम। सवाल है जी, आपका? अली शाह साहब। साहब सुन रहे हैं आप। हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके बताए हुए टोटके तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। मगर अभी मसला ये आ रहा है हकीम साहब कि 8 घंटे ऑफिस में जब हम बैठते हैं कंप्यूटर के ऊपर और घर में रात में लेट आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना पेट निकल रहा है और जिस्म के अंदर जो है ना एक जो है गीला गीला पन है, एनर्जी नहीं आ रही। तो हकीम साहब इस हवाले से कुछ गाइड करें कि हम यंग लड़के किस तरह से अपनी रूटीन मैनेज करें। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑफिस में काम भी करना है और कंप्यूटर पे काम में बैठ के करना है, तो उसको किस तरह से हम हैंडल करें कि हम स्मार्ट भी रह सकें और हमें मोटापा भी ना हो और फिट भी रह सकें। सही। एक्टिव कैसे रहना है, मोटापा कैसे कम करना है, ऑफिस रूटीन को कैसे फॉलो करना है, तीनों सवालों के जवाब आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो अली ने सवाल किया था कॉलर ने कि उनको एक्टिवनेस नहीं आ रही, बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत लो है, ऑफिस भी जाना होता है और उसमें रूटीन में वज़न कम करने के लिए जो ना कैसे वो कर सकते हैं, मोटापा बैठे बैठे बहुत बढ़ जाता है। जी रमशा, मैंने जिस तरह स्टार्ट में एक कहवा बताया कि चाय पी के वज़न कम करें, मैंने भी कम किया और एक्टिव भी हो जाएंगे आप उससे। आपने लेना है मकोदाना, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लें आप। 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखें सुबह फ्रेश होके उठेंगे और एक्टिव भी रहेंगे आप। दूसरी चीज़ ये है कि खाना पीना बेड पे जाने से 2 घंटा पहले करें आप जितने बजे भी घर जाते हैं तो खाना खाएं, थोड़े चहलकदमी कर लें, घर में कर लें या थोड़ा बाहर निकल जाएं। मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। घूम के आप वापस आके बैठ जाएं और फिर आके आप सोने की तैयारी करें। वो कहवा पी लें आप देखें बलगम रेशा भी ख़त्म होगा, फैटी लीवर भी दूर होगा और एक्टिव भी हो जाएंगे और वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। जो फालतू फैट जहाँ पे वो कम होगा। एक चीज़ और होती है कि तेज़ाबियत बढ़ जाती है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पेट अफारा कर रहा होता है, पेट फूल रहा होता है, ये भी एक मोटापा कहलाता है और उसकी वजह से बाज़ लोगों की डबल चिन भी हो रही होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए और साथ में पेट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपने लेना है पुदीना देसी, पंसारी से सूखा हुआ मिल जाएगा। पुदीना देसी 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाने के बाद 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ जब भी खाना खाएं आप देखें पेट का फारा भी ख़त्म होगा, तेज़ाबियत यानी गैसेस, मैदे की जलन भी दूर होगी और दूसरा जैसे पेट फूल जाता है ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये तकरीबन हर घर में ये प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ना मोटापा कम करने के लिए डाइट करना शुरू कर देते हैं और डाइट में मोटापा कम करना हो या हेल्दी ना हो, उसका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन चीज़ों को स्किप करना है और किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि मोटापा भी कम हो जाए और आप फिट भी रहें। वरना क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना डाउन हो जाता है डाइट कर के लोगों का कि वो वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, स्किन लटक जाती है, बेरौनकी से लोग हो जाते हैं। देखें खाना पीना बिल्कुल बंद करके जो लोग वेट कम करते हैं, एक तो उनको खून की कमी हो जाती है, दूसरा उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं उनके और जब फिर वो दोबारा खाना पीना शुरू करते हैं फिर वेट बढ़ जाता है जी। तो इसलिए आप कोशिश करें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त इसका इस्तेमाल कम करें आप। टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, छोटा गोश्त, बंद गोभी इसका इस्तेमाल करना शुरू करें आप और खाना अच्छी तरह चबा के खाएँ, थोड़ा भूख रख के खाएँ, पेट भर के ना खाएँ। इस किस्म की डाइट आप रखेंगे तो बेहतर रहेंगे। हर 2 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा लिया करें ताकि आपका पेट भरा रहे। खाली पेट जो है वो तेज़ाबियत भी करता है, मैदे में दर्द पैदा करता है तो और गैसेस पैदा करता है जो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें लेकिन पेट भर के ना खाएं। तो इस तरीके से आपका ये डाइट चलेगा, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और साथ में आप एक्टिव भी रहेंगे। कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाती हैं खाने में हमारे जो रूटीन्स में? देखें प्रोटीन
दालों का इस्तेमाल हुआ, बिरयानी मसाला हुआ, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वज़न बढ़ाती है ये। तो ये चीज़ें अवॉइड करें, आप कम खाया करें। खा सकते हैं, अरमान ना छोड़ें, लेकिन बेतहाशा ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। हाँ, जिनकी पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो स्वीट पोटैटो खाएं 1 पाव रोज़ाना, तो उससे ये है कि वज़न बढ़ता है। अच्छा, हाँ, जो जिम जाते हैं ना बेचारे, कहते हैं कि कोई बॉडी बन जाए, तो आप शकरकंदी खाया करें, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा। बनाना भी वो लोग खा रहे होते हैं, वेट बनाना भी खा रहे हैं, पोटेशियम होती है, और स्वीट पोटैटो में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन वो उनके लिए भी बेहतर है जिनको लूज़ मोशंस की शिकायत रहती है, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो है कब्ज़ करती है। तो ये है। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि कौन सी चीज़ें और भी हैं, जैसे आलू है, चावल है, गोभी है, जो बादी चीज़ें हैं वो आपका वेट बढ़ाती हैं। लेकिन आप खाएं, अरमान ना रखें, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं ना, पेट भर के ना खाएं। लेकिन ज़िंदगी में जैसे हम भी हैं, काम कितना करते हैं, शो में भी आते हैं, क्लिनिक भी करते हैं, पेशेंट भी देख रहे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ तो बाकी 16 घंटे रह जाते हैं। 16 घंटे में मैं 1 घंटा अपने आप को देता हूँ, बाकी 15 घंटे जो है मैं दुनिया को देता हूँ, अपनी नींद भी पूरी करता हूँ, 8 घंटे में क्लिनिक को देता हूँ। अपने रूटीन में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या होता है खुद से भी रूटीन प्यार फॉलो करें नहीं आप कर रहे लोग, होते ना। खुद से हाँ, नहीं करते हैं। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब नाश्ते हो रहे हैं, दोपहर के टाइम पे नाश्ता हो रहा है, दोपहर का खाना रात में हो रहा है, तो वो भी जब डिस्टर्बेंस होती है, बॉडी क्लॉक भी डिफरेंट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं फिर हर आपकी एक हेल्थ चीज़ का एक टाइम रखें, रूटीन रखें। आप सुबह का नाश्ता आप करें, अच्छा करें, क्योंकि आप चलेंगे फिरेंगे। दोपहर का खाना खाएं, आप प्रॉपर खाएं, आप खाना रोटी सालन खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेट भर के ना खाएं। शाम के टाइम पे चाय लिया, कुछ बिस्किट ले लिए, रात को आप खाना खाएं। तो खाना खा के फिर थोड़ा चहलकदमी कर लें, सब कुछ हजम होगा, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अच्छा, हम रूटीन्स में क्या कर रहे होते हैं कि जी हमारे जो ग़िज़ाएँ जिनका मैं बात कर रही हूँ कि उनको ऐड रखना है, स्किप रखना है, जैसे हमारे जो घी तेल वगैरह आ रहे हैं फुली प्योरीफाइड हैं, देसी घी पहले लोग इस्तेमाल करते थे, डाइजेस्टेबल था, अब जो सिंथेटिक घी आ रहे हैं उनकी डाइजेशन में फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा उनमें, पराठे खा रहे हैं सुबह सुबह, तो ये सब चीज़ें को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं? देखें, कोशिश करें, मैंने कहा ना कि अगर पानी पी लीजिए शाह साहब, आप पानी है शाह साहब? जी, असल में होता ये है कि हम लोगों के रूटीन ख़राब कर लिए ना, खाने का स्टाइल हमारा वही मुरगन ग़िज़ा रात में खा रहे हैं जो सुबह में खाना चाहिए, नाश्ते में हम इतनी जो है वो तली हुई चीज़ें और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो फिर जाके प्रॉब्लम करती हैं स्टमक में। जी जी बिल्कुल। देखें, जो जिस घर में घी का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल कम होगा, उस घर में ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो यह है कि आप कोई सा भी अच्छा वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छा वाला हो, ठीक है, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लेके जाएं। मैं अक्सर कहता होता हूँ ना कि घर का खाया करें। घर पे देखें, आप कुकिंग ऑयल भी अच्छा वाला डालेंगे, मसाला भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बाहर की चीज़ों में ये एक तो सस्ता होता है सारा कुछ उसमें डला हुआ, फिर एक मखसूस चीज़ डाली जाती है ताकि वहीं से दोबारा मंगवाएं, वो आपकी बॉडी में फ़ैट पैदा कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक एहतियात करें और हर चीज़ अच्छी तरह चबा के खाया करें, म्याना रवि से खाएं, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वज़न कम तो बहुत करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा था ना, डाइट इतनी कर लेते हैं कि स्किन वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई हो, स्किन लटक गई है, वीकनेस हो रही है और फ्रेश नहीं नज़र आ रहे हैं, उनके लिए क्या आपका फर्स्ट टिप है? देखिए, स्किन जो लटक जाती है, बॉडी लूज़ हो जाती है, कभी वेट बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, कभी कपड़े लूज़ होते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं, उसमें फिर बॉडी में लटकाव आ जाता है। आम तौर पे भी मुख्तलिफ सर्जरीज़ के बाद भी जो है वो बॉडी लटक जाती है, पेट लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है। तो उसको अपना फैट बर्नर आप खुद बनाइए, बॉडी टाइटिंग, ठीक है। जिन लोगों को भी फैट बर्न की जो बॉडी लूजिंग की शिकायत है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल आप ले लें आधा पाव, यानी 120 ml। एक बीज लकड़ियाँ सी होती हैं, उसे ज़रावंद कहते हैं, उसका तेल मिलेगा आपको पंसारी के पास। बोलना रोगन ज़रावंद दे दें आप, रोगन ज़रावंद 30 ml। रोगन चित्रक ये भी 30 ml। इन तीनों ऑयल्स को मिला लें, आपका फैट बर्नर बॉडी टाइटिंग ऑयल तैयार हो गया।
यहाँ घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक, डबल चिन तक, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, और 15 मिनट रुक जाएं और फिर उसके बाद शावर ले लें। आप एक टाइम रोज़ाना करें, आप देखें 2-4 दिनों में आपकी स्किन वापस टाइट होना शुरू हो जाएगी। सही। और कुछ अर्सा यूज़ करें, जितना भी लटकाव है ख़त्म हो जाएगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त स्टेप है और कर सकते हैं। कॉलर भी हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अजहर बात कर रहा हूँ शाहफैसल से। जी, सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं जितना भी मतलब खाता पीता इतना नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरा वजन और मोटापा जो है बढ़ता ही जा रहा है। आपका रूटीन क्या है? आप किस तरह के खाने खाना पसंद करते हैं? मतलब बाहर का खाना ज़्यादा खाया जाता है और जो है घर का खाना बहुत कम, और लेट टाइम घर का खाना, मतलब 2 टाइम खाना खाते हैं, सुबह खाते रात का। शाह साहब, आप जी बिल्कुल। आपको शुगर तो नहीं है? मेरी शुगर नहीं है। अभी एज कितनी है आपकी? एज मेरी 37 है। 37। बेहतर आप सही। स्क्रीन के सामने आ जाएं। आपको लाइव जवाब दे रहे हैं शाह साहब जी। देखें, आप ये जैसे कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है, और खाते भी हैं तो तब भी वेट बढ़ रहा है। बाहर का भी तो खा रहे हैं? बाहर का भी खा रहे हैं। तो जिन लोगों का जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी और ये डबल चिन बन रही है, चलते हैं तो सांस फूलता है और बॉडी फैलती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए देखो, हफ्ते में अगर आपने 1-1.5 किलो वज़न कम करना है और 1 महीने में 7 से 8 किलो वज़न कम होगा आपका, तो आपने ये 4 चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। आपने लेना है बरगे सुद्दाब। बरगे सुद्दाब 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना है। जितना आपका टारगेट है वज़न कम करना, ये कम से कम 1 महीने में 5 से 8 किलो वज़न आपका कम करेगी। और जहाँ आप देखें आपका टारगेट पूरा हुआ, वहाँ पे रोकने, दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा आपका। सही, ज़बरदस्त। तो बड़ी अच्छी टिप हो गई कि साथ साथ खाने के साथ इन चीज़ों को भी ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो ब्रेक आप ही वापस आ जाए ना, कैसे वापस आते हैं? वेलकम बैक सिटी 10 पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जब हम ब्रेक पे बैठे थे तो शाह साहब कहने लगे कि यार ऐसे होता है वेलकम बैक, बड़ा मज़ा आता है। तो शाह साहब, लेकिन हम जब बातें करें बहुत सारी चीज़ों की कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे के हवाले से भी बात हो रही है, मोटापे का शिकार जो लोग ये नहीं समझते कि खाए जा रहे हैं, वज़न बढ़े चले जा रहे हैं, इतनी सारी बीमारियाँ, और उसकी जो जड़ होती है वो मोटापा होता है। अगर वो उसको कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी बीमारी, जैसे आपने भी बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर, और कौन कौन सी चीज़ें जिनसे बचा जा सकता है। जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर रहता है फिर उस पर केयर करना। एक होता है ब्लड प्रेशर में आपको सर में दर्द, कंधों में खिंचाव, घबराहट हो जाना, ये अलामात तो समझ में आ जाती हैं। एक होता है साइलेंट, अलामात कुछ भी नहीं आ रही, आप बिल्कुल एक्टिव हैं, आप बिल्कुल सही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब बीपी चेक करते हैं तो कहते हैं यार इतना हाई हो रहा है। ये एक चीज़ जो होती है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो प्लीज़ अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन आपकी इस्तेमाल हो रही है ब्लड प्रेशर की, तो उसको एक दिन के लिए भी स्किप ना करें। सही, आप कंटिन्यू रखें और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखें। आजकल सूखे सूखे लोग होते हैं लेकिन उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ होता है। ये वही तेल और घी जो हम जिस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रमशा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र है, आप भी हमारी तरह स्मार्ट ही हैं माशाल्लाह। नहीं, कहता हूँ कि अल्लाह हम सबको मोटापे से बचा के रखे। मोटापा 1000 बीमारियों की जड़ रही है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं या? मैं यकीन रमशा बिल्कुल करता हूँ। आप मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा वजन कभी भी 70 से ऊपर, मेरे जितने दोस्त हैं सबसे कम वजन मेरा है, यकीन है, सबसे वजन मेरा। मैं इसको बड़ा मेंटेन करता हूँ, खाए पिए सब कुछ, लेकिन चाचा बैठे में हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करते और बड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जब 2 दरिया पे या कहीं और या सोरागढ़ पे खाने जाते तो फिर इतना सूखते हैं कि फिर उसके बाद आपको होश नहीं रहता है क्या हुआ। तो अपने पेट को कंट्रोल करने, अपनी जबान पे, अपने मुँह पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जबान और मुँह पे कंट्रोल करना तो यार वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे और भी बहुत सारे वजन के लिए भी और वैसे भी।
बिल्कुल बिल्कुल, जो माहौल बना हुआ है उसमें तो आपको बड़ा मुताज रहना चाहिए। शाह साहब से मेरा एक सवाल है, शाह साहब तो एक सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ कहना जरूर चाहूँगा, शाह साहब देखिए कभी भी ना अपनी डोमेन की हटते, वो हमेशा बड़े मुताज रहते हैं कि मेडिकेशन के बारे में, किसी की मेडिकेशन चल रही है तो कहते हैं सबसे पहले मेडिकेशन जारी रखें। शाह साहब मुख्तसर सवाल ये कि बात ये है कि मुझे ये बताएं कि वही सवाल मेरा हमेशा रहता है और इसलिए कि वो काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं आपके, जो आपको रेमेडी बताते हैं ना जो घुटनों और जिस्म की दर्द की, वो प्लीज दोबारा रिपीट कर दिया। मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कई लोगों से फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच। मैं रिपीट बहुत शुक्रिया। देखिए ये अर्थराइटिस पेशेंट जिनके घुटनों में गैप आ जाता है और टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है कभी नॉर्मल हो जाता है, उठने बैठने में बड़ा ज़ोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, तो घुटनों के दर्द को ठीक करना यानी एक एक जोड़ में दर्द, चाहे वो रोमेटाइज अर्थराइटिस हो या अर्थराइटिस हो, दोनों में ये नुस्खा काम करेगी। आपने लेना है चॉप चीनी। चॉप चीनी एक लकड़ी होती है, वो 50 ग्राम। चीनी चॉप ना करने बैठ जाए चॉपर में। जी हाँ। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू आप 2-3 महीने यूज़ करें। 4-5 दिनों में काफ़ी बेहतरी होगी, दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसे तकरीबन 3 महीने तक यूज़ कीजिएगा और फिर दौड़ के देखिएगा आपको तकलीफ़ होती है कि नहीं होती। इंशाल्लाह काफ़ी है, जब भी मैंने बताया काफ़ी पजीराई मिली है इसकी। और याद रखिएगा जो भी चीज़ आप खाते हैं, कोई भी रेमेडी हो, जड़ी बूटी हो या कोई भी डॉक्टर की दवा, अगर 5 दिन में काम नहीं करती है ना तो वो 5 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा, कोई भी दवा आप खाते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हर्बल मेडिसिन हैं ये जो हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, रेमेडीज़ वगैरह, ये तो बहुत टाइम लेती हैं। नहीं, क्विक होती हैं ये भी, 24 घंटे में रिजल्ट दे देती हैं। आपके दर्द में आराम आना चाहिए। नहीं, वजन कम करने वजन कम करने वाला भी मैंने कहा, ब्यूटी प्रोसेस जो होते हैं, जैसे आपने ये लगाना है वो लगाना, तो देखें आप वो 2 शेड 3 शेड भी लगा इस्तेमाल करेंगे ना 2-3 बार भी कोई भी चीज़, वो अपना असर देती है आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। अगर आप मोटापे का भी कहा है मैंने कि वेट को कम करने का, कि 1 हफ्ते में 1-1.5 किलो वज़न कम होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। जब आपका 1-1.5 किलो वज़न कम होगा तो आप उसी को काउंट कर लीजिएगा कि 1 महीने में कितना कम होगा। सही, और कुछ भी करें थोड़े दिन कंसिस्टेंसी के साथ करके देखें, क्योंकि जब आप चीज़ों को मुतमईन हो जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। सही। और दर्दों का तो 2 दिन में दर्द में आराम दर्द में तो पता चल जाता है कि हाँ मुझे रिलीफ मिल अब जाएगी। आपके घर में देखें कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और आपके एकदम सर में दर्द हो गया, आपके घर में देसी लहसुन मौजूद होती है, आप उसके 2 जवे छील के उसे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें आप, 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। जबरदस्त। जी हाँ, लेकिन इसी टाइम का रिजल्ट है ना ये भी। लहसुन भी क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। बिल्कुल। आप इससे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतर है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतर है ये, और सर दर्द को भी ख़त्म करेगी आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप्स शेयर की। आप सबको जो सूट करती हैं चीज़ें उनको चेक करें, जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि आपको किस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है और जो चीज़ें इफेक्टिव हैं उनको इस्तेमाल करें। और शो देखने का आप लोगों का भी शुक्रिया शाह साहब, आप आते हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।